we were discussing about the drivers of IB, and we have discussed that developing market have huge potential. इस पे बात हो गई थी. We have discussed that MNCs are locating their subsidiaries in low wage and low cost economies. ठीक है, आज की डेट में जो MNCs हैं वो अपना जो सब्सिडरीज मतलब ऑफिस अपने प्लांट वो ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रही हैं जो जहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आ सके. ठीक है, लो कॉस्ट इकोनॉमीज में. फिर हमने बात की थी चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एड टू इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन. चेंजिंग डेमोग्राफिक्स का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं वो उसके जो फीचर्स हैं, जो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत जल्दी से बदल रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं. ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. कल आप ही लोगों ने बताया था जैसे एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन स्टैंडर्ड, साइज ऑफ फैमिली, बिजनेस, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. लिटरेसी लेवल. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ रहा है. और चूंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है इस वजह से MNCs और लार्ज स्केल कंपनीज अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं. ठीक है, तो कल इस पे हमने बात भी की थी कि गॉन आर दोज डेज जब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे. आज आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं और उनमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है. ठीक है, आई गेव द एग्जांपल ऑफ नोकिया व्हेन ओनली a particular software was available, but nowadays there are so many platforms available to work or to sell the product in the mobile market. यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे. इसके बाद बात करते हैं रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर एडिंग द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन and that leads to low tariff from both the sides, means the nation and the other nation. इसका मतलब ये है कि रिसेंट समय में अगर हम देखें ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन गए. ट्रेडिंग ब्लॉक्स मतलब रीजनल ग्रुपिंग्स बन गई हैं रीजन वाइज. और उससे फ़ायदा क्या है, कुछ देशों ने मिलकर ट्रीटी साइन कर ली है आपस में कि हम आपस में बिजनेस करेंगे और हमारे बिजनेस करने में बहुत सारे उसमें हालांकि क्लॉज हैं. बिजनेस किन चीज़ों का करेंगे, बिजनेस कैसे किया जाएगा, बिजनेस किस हद तक कितना उसका साइज रहेगा बिजनेस का, व्हाट विल बी द साइज, कमोडिटीज कौन कौन सी आपस में एक्सचेंज होंगी, ये सारी चीज़ें. तो और कुछ देशों में ये भी है कि करेंसी भी उन्होंने कॉमन कर ली है. तो इससे रहता क्या है कि कंपनीज फ्री हो जाती है मूव करने के लिए. उन्हें मालूम है कि यूरोपियन नेशंस ने ग्रुपिंग जो बनाई है उसको EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन. और यूरोप में वो जो देश हैं वो आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं है उन देशों के बीच में. करेंसी भी कॉमन है, यूरो चल रहा है. ठीक है, तो वो लोग आसानी से बिजनेस कर पा रहे हैं. उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि आज हमारे यूरो का क्या रेट है या डॉलर का क्या रेट है या रुपये का क्या रेट है, क्योंकि करेंसी कॉमन है इसीलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है. बट व्हेन वी ट्रेड विद इंडिया और व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, every day we have to see this thing that what is the
rate of rupee in front of dollar, what is the ratio? ठीक है, because it is a matter of concern for the companies. A higher evaluation of a rupee in front of a dollar means profit, लेकिन कहीं अगर वो डिवैल्यूएट होता है, उसका अगर डेप्रिसिएशन रहता है रुपीस का, तो वो हमारे लिए घाटा है. ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे आपके लिए एक चुनौती है, हाउ टू डील विद इट. तो इसी वजह से रीजनल ग्रुपिंग्स बन गए, और रीजनल ग्रुपिंग्स बनने के साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ है और इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है. फिर आप देखिए डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, हर जगह हर देश ने अपने अपने जो पैरामीटर्स थे उनको लिबरल किया है, उनमें छूट दी है कि आप आसानी से बिजनेस कर सकें. जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बैरियर्स थे कि कंपनीज दूसरे देशों में पैसा नहीं लगा सकती हैं या इजीली इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं, वो भी कम हुए हैं, हट गए हैं, ना के बराबर हैं. तभी आप देखिए इजीली जो इंडियन कंपनीज हैं वो बाहर की कंपनीज खरीद पा रही हैं, शेयर खरीद पा रही हैं, और बाहर से कंपनीज आके इंडिया में अपनी सब्सिडरीज लगा पा रही हैं. ठीक है, टाटा ने जगुआर को खरीदा 2 साल पहले, विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर, तो वो पहले पॉसिबल नहीं था. तो अभी की डेट में इजीली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बैरियर्स खत्म हो गए, ट्रेड से रिलेटेड जो बैरियर्स थे वो खत्म हो गए, तो उस वजह से बिजनेस करना आसान हो गया. बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में एंट्री करके पैसा लगा रही है. फिर एक बात हमने पहले भी जो की थी, टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड ग्लोबलाइजेशन. टेक्नोलॉजी ट्रिगर्ड कहने का मतलब क्या है? Whatever globalization we see in today's time, it is all triggered by, or you can say driven by technology. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का इस समय हो रहा है वो पहले नहीं था. ऐसा कभी नहीं हुआ. मेरे ख्याल से आप लोगों की जनरेशन ने जितने जल्दी चेंजेस देखे उतने जल्दी हमने या हमारे पहले की जनरेशन ने नहीं देखे. हाँ, ये बात और है कि हमने टाइम बदलता हुआ देखा है. हमने जो चेंजेस देखे हैं वो आपने नहीं देखे, लेकिन जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, जो चेंजेस का जो कहते हैं ना साइकिल, वो साइकिल बहुत फास्ट है आज के समय में. भी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब 3G मार्केट में लॉन्च हुआ था. आपको याद होगा, शायद आप 5 साल पहले 2G स्पीड इस्तेमाल किया करते थे इंटरनेट पर. याद है किसी को? यस सर. 2G के बाद जब 3G रिचार्ज आने लगे 3G स्पीड के, वो भी याद होगा आपको, तो आप 3G रिचार्ज कराने लगे, स्पीड थोड़ी बढ़ गई, और आप अपने आप को सोचते थे कि यार मैंने 3G रिचार्ज कराया. मतलब आप अपने आप को बादशाह समझते थे कि हमारे नेट की स्पीड मोबाइल की स्पीड से बेहतर किसी की नहीं है. और एयरटेल भी 3G का प्रचार करता था, है ना. हिमालय की पहाड़ी पे चले जाओ या जंगलों में सर, और वहाँ पे 3G सिग्नल मिलेंगे. ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2 साल पहले की बात होगी. फिर आया साहब 4G. ठीक है, 4G रेवोल्यूशन शुरू हो गया. अभी क्या है कि सारे हैंडसेट जो 2G वाले थे वो बेकार होने लगे. फिर कंपनियों ने साहब 2G छोड़ के 4G हैंडसेट बनाना शुरू किया, 3G छोड़ के. अभी हम सीधे 5G की बात करने जा रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आप 3-4 साल में ही, in 3-4 years, what you have seen is the entire scenario of telecom industry has been changed. 5 साल के अंदर ही, 4 साल के अंदर ही जो कंपनीज थी
या जो टेक्नोलॉजी थी 2G से 4G और 5G तक आ गई। तो ऐसा हर सेक्टर में, ऐसा हर सेक्टर में, ठीक है। अब पहले भी हमारे समय में गाड़ी में भरवाने के लिए पेट्रोल एक ही आता था, ओनली वन काइंड ऑफ पेट्रोल वाज देयर टू यूज इन योर व्हीकल। अभी दो तरीके के पेट्रोल मिलते हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे। एक्स्ट्रा तो एक पेट्रोल सादा है और एक पेट्रोल का कुछ नाम है जिसको, एक्स्ट्रा प्रीमियम सर, हाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐसे करके नाम रखे हुए हैं। एचपी पे अलग है, इंडियन ऑयल पे अलग है, और उस पर 2 या 3 रुपए का डिफरेंस है। तो अब देखिए पेट्रोल की वैरायटी चेंज हो गई। अभी एक चीज और आ रही है, जो भारत 6 वाली जो गाड़ियां आई हैं उनके लिए पेट्रोल अलग है जो 6 नॉर्म्स को फुलफिल करता है, और वो उसी इंजन के लिए बना है जिनमें भारत स्टेज 6 इंजन लगे, वो पेट्रोल अलग मिलेगा, उनमें पुराना पेट्रोल नहीं पड़ सकता ये, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया, ये टेक्नोलॉजी का चेंज है, इसे कह सकते हो कि इंजन बदले, गाड़ी में सब टेक्नोलॉजी बदली, तो जो पेट्रोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बदला, ये सब चीजें, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली बड़ा ही इसीलिए क्योंकि सारी चीजें, अब जो सारी चीजें हैं वो किस पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर। ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बदल रही है और उसके साथ साथ बिजनेस के नए नए फॉर्म आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ड्राइवर्स ऑफ आईबी? यस सर। Yes, sir. नाउ इसके बाद बात करते हैं हम रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस मींस ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो रोक रहे हैं बिजनेस को अभी तो ड्राइवर्स की बात की थी, तो ड्राइवर्स मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं बिजनेस को, जस्ट अपोजिट। तो वो क्या है, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है, द फर्स्ट मेन प्रॉब्लम इन आईबी इज कल्चर। कल्चर सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेशनल बिजनेस में आती है, वो आती है डिफरेंट कल्चर्स की। और कल्चर हर देश का अलग है, और चूंकि हर देश का कल्चर अलग है इसीलिए हम कोई भी कॉमन चीज सर्व नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, क्योंकि टेस्ट अलग है, प्रेफरेंसेस अलग हैं, सोच अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं, लिटरेसी लेवल अलग है, भाषा अलग है, चॉइसेस अलग हैं, रीजन अलग है, ज्योग्राफिक कंडीशंस अलग है, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं, भिन्नताएं हैं, तो हम एक पॉइंट पर कॉमन नहीं हो सकते, ये एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। जैसे वाइट कलर के हिसाब से कल्चर चेंज हो जाता है। अगर आप देखें तो कलर के भी मीनिंग अलग अलग हैं देशों में, है ना, कलर के मीनिंग अलग अलग हैं देशों में। जैसे वाइट कलर है, तो वाइट कलर इंडिया में शांति का प्रतीक है। अगर आप कोई भी चीज वाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका कलर वाइट आपने बना रखा है, तो इट मींस यू वांट पीस। यस सर। चाइना में वाइट का मतलब है डेथ,
If you are having any color in white, it shows death and sorrow. गम और मृत्यु का प्रतीक है चाइना में व्हाइट, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में व्हाइट कलर ब्राइडल ग्रूम होती, ब्राइड और ग्रूम की ड्रेस का कलर होता है, शादी के समय पे पहना जाता है व्हाइट कलर। ठीक है, आपने देखी है पिक्चर। इंडिया में व्हाइट कलर पहन के शादी कर लेंगे आप? नहीं सर। पॉसिबल नहीं। नो सर, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन विदेशों में, अमेरिका में अगर व्हाइट ड्रेस है तो सबसे अच्छी समझी जाती है। चर्च में जब भी आप देखोगे ब्राइड एंड ग्रूम दे वियर दी व्हाइट ड्रेसेस। दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप मान लीजिए ड्रेस बना रहे हैं, आप क्लोथ इंडस्ट्री में है, गारमेंट इंडस्ट्री में है, तो आप कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे ये भी कल्चर वाइज वेरी करेगा। ग्रीन कलर, it has its own significance. Many Muslim countries, they prefer anything which is green in color. In India too, when we talk about green color, so green shows, मतलब we depict green color or club this green color with a particular religion. Orange color with a particular religion. This happens in India. बट इट्स नॉट देयर कि ग्रीन अगर मैं अमेरिका में कुछ बेचने जाऊंगा तो उसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे? तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि आप कलर सर कुछ ब्रांड नेम्स का भी होता है। आपने एक बार एग्जांपल दिया था कि कुछ ब्रांड नेम ऐसे होते हैं जिनको चेंज करना पड़ा था वहाँ के कल्चर की वजह से, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंट्री में उस नाम का मतलब कुछ गलत होता है। हाँ, ये भी है। बहुत सारी चीजें, भाषा का रहता है। लैंग्वेज इज अ बैरियर। लैंग्वेज इज अ बैरियर। फोर्ड ने अपनी एक गाड़ी मैक्सिको में लॉन्च की थी कैलाइंटे नाम से। कैलाइंटे बहुत अच्छी एक गाड़ी बनाई थी उन्होंने, लग्जरी क्लास, और वो वहाँ पे फेल हो गई। उन्होंने स्टडी नहीं की। बाद में पता चला कि कैलाइंटे का मतलब होता है स्ट्रीट वॉकर। अब जो लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है वो ये कैसे बर्दाश्त करे कि लोग उसे कहें सड़क पे टहलने वाला, सड़क पे चलने वाला, स्ट्रीट वॉकर। मतलब लग्जरी गाड़ी लेके और स्ट्रीट वॉकर भी कहलाओ, तो फेल हो गया। और सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसका पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, एक वर्ड का प्रॉब्लम था खाली। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कल्चर का बैरियर है। टेस्ट का बैरियर है। टेस्ट का मतलब हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जो खाने का जो ईटेबल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर मिर्च, मसाले, मीठा, ये कल्चर का पार्ट है। ठीक है, अगर आप देखिए किसी भी जगह पे आप जो भी भेलपूड़ी खा रहे हैं या आप टिक्की बताशा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, ये भी यहीं बिकता है। किसी अमेरिका में आप जाओगे तो टिक्की और बताशे नहीं बिकते, वहाँ पे गोलगप्पे नहीं बिकते, है ना। ये यहीं का टेस्ट है। तो अब उसमें बेइंतहा आप मिर्ची और मसालों का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया इज द ओनली नेशन वेयर स्पाइसेस आर कंज्यूम्ड more than any other continent, more than any other country. India is the only nation in the world. दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। समझ रहे? अमेरिका में मसाले और स्पाइसेस कोई इस्तेमाल नहीं करता। अमेरिकन्स प्रेफर रॉ फूड, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ठीक है, पालक या स्पिनच या कैरेट, जो भी चीज़ें हैं वो रॉ खाते हैं, काटा, धोया, बॉईल करा, खा लिया। यहाँ पे साहब रिफाइंड में छौंको, मसाले डालो उसमें, जब तक फ्लेवर ना आ जाएगा तब तक हम सब दाल मखनी बना के उसकी मिक्स वेज बना के तब खाएंगे। ये फ़र्क है। अब अगर आप सोचिए कि आप रेस्टोरेंट की चेन चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई जैसे KFC या ऐसी मैकडोनल्ड्स वगैरह की अगर कोई चेन है, तो कैसे करेंगे डिस्टिंक्शन? आपको अमेरिका में भी बेचना है, आपको इंडिया में भी बेचना है, और कल्चर एक डिफरेंस है, कल्चर एक बैरियर है। ठीक है, तो इस कल्चर की वजह से बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कंपनियां डूब जाती हैं जो नहीं समझ पाती कल्चर को बारीकी से, वो बिजनेस में फिर सफ़र करती है। ठीक है,
फिर है मार्केट कंपटीशन इन होस्ट कंट्री। इन होस्ट कंट्री, होस्ट का मैंने मतलब आपको बताया था मेहमान देश, यानी कि हम जिस देश में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए वो एक मेहमान देश है, वो एक होस्ट नेशन है हमारे लिए। तो वहां पर मार्केट कंपटीशन कैसा है, क्या मुझे इजीली एंट्री मिल सकती है या वहां पर कंपटीशन का जो स्तर है बहुत ज़्यादा है तो वहां पे एंट्री नहीं मिल सकती है, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम कि मार्केट कंपटीशन होस्ट नेशन में होने की वजह से हमें इजीली एंट्री नहीं मिल पाती। इंडिया से ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं हर साल, ठीक है। टाटा ने नैनो का प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर दिया बिकॉज नैनो नहीं बिक रही थी। 2019 में मात्र एक नैनो बिकी ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ वन, तो उन्होंने बंद कर दिया 2017 में। तो 18-19 से उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया नैनो का, लेकिन नैनो एक्सपोर्ट हो रही है, नैनो एक्सपोर्ट हो रही है अभी भी, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि कुछ देशों में उसकी मांग है, छोटे छोटे जो देश हैं, ठीक है, नेपाल में, फिलीपींस में, ऐसे अफ्रीका में, तो ऐसे कुछ जगहों पे उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक कंपटीशन का स्तर बता रहा है। उन देशों में इतनी परफेक्ट गाड़ियां ऑटो मेकर्स नहीं है, इस वजह से इजीली एंट्री हमें मिल जा रही है। I gave you the example of Maruti where any of the Maruti car failed to cross or clear the tough security related measures in Germany and Mexico, उन्हें एंट्री नहीं मिली। सेम इज विद जापान। इंडियन गाड़ियां आप जापान में कंपनी बेच ही नहीं सकती। इंडियन जो गाड़ियां हैं, ऑटो मेकर्स हैं, टाटा है, महिंद्रा है या मारुति है, जापान में एक भी गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो जापान के ऑटो मेकर्स हैं, सुजुकी, टोयोटा, ठीक है, इनके होने की वजह से वहां पर, यामा, इनके होने की वजह से वहां पर एंट्री नहीं मिलती इजीली, क्योंकि हमारी गाड़ियों का स्तर और उनकी गाड़ियों के स्तर में बहुत डिफरेंस है। जर्मनी में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वॉक्सवैगन वगैरह ये गाड़ियां हैं। अमेरिका मार्केट में जाओगे तो टेस्ला है और बाकी की गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, BMW वगैरह। तो ये जो ब्रांड्स हैं बेसिकली इनसे compete करना इट्स क्वाइट टफ, ठीक है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। तीसरा, थर्ड, दैट इज कॉस्ट, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग समथिंग। So there are many kinds of cost. The one is the cost of raw material, other is the cost of labor, the cost of production. आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें बाकी सारी मशीनों की कॉस्ट है, लैंड की कॉस्ट है, फाइनली उसको बेचने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, और ये सब जुड़कर आपकी फाइनल जो कॉस्ट है वो निकल रही है, MRP आ रही है। तो एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स ये भी है कि कुछ जगहों पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने से कंपनी वहाँ पर एंट्री नहीं कर पा रही, या कर भी लिया है तो सरवाइव नहीं कर पा रही है, चला नहीं पा रही उसको। एमवे कंपनी अमेरिका में नंबर 1 कंपनी है FMCG में, एमवे, उसके प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं अमेरिका में, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, यानी कि वो लोगों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती हैं जो कस्टमर है बेसिकली। तो वो क्या, कैसे काम करती है कंपनी कि वो
कस्टमर्स को उन्हीं में से एजेंट बनाती है, और एक एजेंट बनाया, उस एजेंट के द्वारा आगे 2 एजेंट बनाए, फिर वो 2 आगे 2 बनाएंगे, और इस तरीके से उसका पूरा नेटवर्क बन जाएगा। एमवे कंपनी को भारत में आए हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, मगर फिर भी उसका अगर मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 1% भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो डोमिनेंस है वो है आईटीसी की, एचयूएल की, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, पतंजलि की, डाबर की, ठीक है, इन सब की डोमिनेंस है। तो एफएमसीजी सेक्टर में इतनी बड़ी कंपनी अमेरिका की आने के बाद भी मार्केट में वो अपनी जगह नहीं बना पा रही है। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कॉस्ट है। अमेरिका में वो प्रोडक्ट्स एमवे के महंगे हैं क्योंकि क्वालिटी में अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी में अच्छे और महंगे होने के बावजूद भी चूंकि उनका जो खर्चा मार्केटिंग में आ रहा है वो कम है, क्योंकि लोग आपस में ही उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग में उसको बजट उसका बहुत कम है। इंडिया में आने के बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग तो चल नहीं रही, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में फ्लॉप है, इलीगल है एक तरीके से, और बेचने के लिए आपको मार्केटिंग का खर्चा करना है। अगर इतना खर्चा कम नहीं करेगी तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट और बढ़ जाएगी, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अगर एमवे का आप टूथपेस्ट भी खरीदते हो तो नॉर्मली कोलगेट पेस्ट आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाता है। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बैन है, तो ये वेस्टीज वाले इतना उधम क्यों मचाए रहते हैं सर? चलती रहती है कहीं। यस सर, वेस्टीज मार्केटिंग ऐसा है ना, बैन का मतलब ऐसा है कि बैन तो बहुत सारी चीजें हैं, बैन पॉलीथीन भी है, बैन चाइनीज गांजा भी है, ठीक है, बैन बहुत सारी चीजें, लेकिन पे वो बैन मार्केटिंग भी है। हाँ, बैन चलता रहता है, चोरी छिपे वो बिकती भी रहती है। तो कोई भी जो कंपनी जो मार्केट में एंट्री कर रही है, जैसे स्पीक एशिया आई थी, याद होगा आपको। यस सर। स्पीक एशिया 3 साल 4 साल पहले सिंगापुर की कंपनी थी, उसने इंडिया में एंटर किया और ऐसे ही अपने 4,000 रुपए करके कुछ उनकी स्कीम थी, उससे लोग जोड़े और 1 साल तक 2 साल तक खूब मार्केट में कैप्चरिंग कर ली, पैसा बटोर लिया, जब तक कि उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की गई। तो इंडिया में भी क्या है ना कि हमारे यहाँ पेपर वर्क पे ध्यान दिया जाता है। अगर कोई भी चीज़ जिसके लिए कंप्लेन नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो लीगल है, मुद्दा ऐसे समझ लो, समझ रहे हैं? कोई भी अगर हमारे पास FIR दर्ज नहीं हो रही है, कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब है एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बस सीधी सी बात ये है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ देखते हैं, अभी बॉलीवुड की आप दिन रात न्यूज़ सुन रहे हैं, सुशांत का केस क्या था और कहाँ पहुंच गया है और कहाँ जाएगा, यस सर, जानता है। शुरू हुआ था मुद्दा कि सुशांत ने खुदकुशी की या मर्डर हुआ, ठीक है, जिसने कहा कि CBI जांच कराओ, वो आज CBI उसी के पीछे पड़ी हुई है, उसी को लेकर ही कि तुम ही ने किया है मर्डर, हालांकि प्रूफ कुछ नहीं है अभी भी, ठीक है, बातें हैं खाली। अब वो दिशा अलग मिल गई कि साहब मर्डर तो गया तेल लेने, अभी बताओ कि ड्रग कौन कौन लेता है, ठीक है, तो ड्रग कौन कौन लेता है। आधा बॉलीवुड ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, आधा ऐसे ही चला जाएगा। D&K। अब आप देखिए, अब ड्रग कौन कौन लेता है, बात ये आ गई, मतलब सुशांत का सुसाइड का मुद्दा भी सॉल्व नहीं हुआ है, मगर ड्रग कौन कौन लेता है, ड्रग के ग्रुप में कौन कौन है, ड्रग कब से ली जा रही है, दाऊद का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कौन कौन सी पार्टी ड्रग को बेच रही है, सप्लाई कर रही है, और कौन कौन ले रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, इस पे आ गया मुद्दा। फिर कंगना बीच में कूद गई, फिर बाल ठाकरे भी बीच में आ गए, TMC का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया वहां पर, नारकोटिक्स का भी आ गया है। अब भगवान ही जाने कि ये केस किस तरफ जाएगा। मैंने तो न्यूज चैनल वाले चैनल ही सारे अनसब्सक्राइब कर दिए हैं कि भैया ये पैक अभी हटा दो 3 महीने के लिए। जब आएगा तो न्यूज़पेपर में सुन लेंगे कि हाँ भाई सुशांत ने सुसाइड की थी कि मारा गया था, ठीक है, क्योंकि रोज रोज का इतना सरदर्द कौन झेलेगा। ये है, तो इंडिया में जब तक किसी चीज की कंप्लेन नहीं आ रही है, और कंप्लेन करेगा कौन, ये हालत देख के कि जब एक
स्टार की ये हालत हो सकती है तो आम आदमी का है ही क्या वजूद। आम आदमी कंप्लेन करे बेचारा, अपना जूता चप्पल घिस दे फिर पुलिस के चक्कर लगा लगा के। तो अगर कंप्लेन नहीं आ रही तो इसका मतलब एवरीथिंग इज लीगल। तो कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है, तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। अब वो मैं एमवे का जो एग्जांपल दे रहा था कि एमवे का जो अगर आप कोलगेट खरीदते हो तो कोलगेट 48 रुपीज का है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम। एमवे का अगर आप लेते हो तो 180 रुपए का, 190 रुपए का 100 ग्राम है। अगर वही चीज अगर फिर मैं मार्केटिंग का खर्चा ऐड कर दूं तो वो 250 रुपए का पड़ेगा मुझे कम से कम। कौन खरीदेगा 250 रुपए का पेस्ट, कौन खरीदेगा? ठीक है, तो ये स्ट्रगलिंग फेज है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए एमवे यहाँ पर इंडिया में अपना सामान नहीं बेच पा रही। क्लियर? फिर बात आ रही है नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन बहुत ही बढ़िया मुद्दा है नेशनलाइजेशन का। एक तरफ हम कह रहे हैं चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ठीक है या नहीं? यस सर। चाइना के सामान का बहिष्कार करो। अभी मैं अपनी स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो अभी भी फोन जिन्होंने लॉगिन किया है, किसी ने ओप्पो से किया है, किसी ने एमआई से किया है लॉगिन, ठीक है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ, सब चाइनीज मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। अच्छा आप देखिए सरकार ने बैन कर रखा है। आप मजे की बात ये देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर रखे हैं और लगातार आप टीवी पे देखेंगे एमआई का ऐड आ रहा है, एमआई के एलईडी का ऐड आ रहा है, ठीक है, और फोन का ऐड आ रहा है, रेडमी और रियलमी दोनों मोबाइलों के ऐड आ रहे हैं। रियलमी तो बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर भी कर रहा है बहुत सारे शो पे, जबकि सब चाइनीज। नए नए मोबाइल लॉन्च भी हो रहे हैं रेडमी के ही। हाँ रेडमी के अभी 9 प्रो का अभी ऐड देख रहा था मैं कल। हाँ नया अभी लॉन्च हुआ है ना, रियलमी का ऐड, रियलमी बहुत से जो शो है उनको होस्ट कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है? सलमान खान हो क्या रहा है ये? कहने का मतलब ये है कि नेशनलाइजेशन मुद्दा ऐसा है कि देशभक्त बना दो, देशभक्त बना दो, ठीक है, और खरीद भी नहीं पाओ, बेच भी नहीं पाओ। कहने का मतलब ये है। तो दूसरे जो कंपनीज हैं या कंट्रीज हैं उनको लॉस होता है। ये एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। ठीक है, ये मुद्दा जब तक रहेगा आप इजीली एंटर नहीं कर पाओगे। जैसा कि आज की